अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 यूनिट नंबर 6 सॉल्ट्स। सॉल्ट के कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन, सॉल्ट के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के थिंक टैंक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऑल इन वन वीडियो। तमाम चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। काइंडली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और डायरेक्ट वो चीज़ समझ लें, देख लें जो आप चीज़ देखना चाहते हैं। शुरू करते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 से। इनमें कौन से इन फॉलोइंग में से कौन से सॉल्ट्स हैं जो इनसलूबल हैं? और सॉल्ट में दिए गए हैं सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड लेड नाइट्रेट। जब ये सॉल्ट पानी में एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा Ag प्लस और Cl माइनस आइन, बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा Ba प्लस 2 आइन, SO4 माइनस 2 आइन, सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा Na प्लस आइन और NO3 माइनस आइन, अमोनियम नाइट्रेट ये प्रोड्यूस करेगा NH4 प्लस आइन और CO3 माइनस 2 आइन। इस तरह लेड नाइट्रेट ये प्रोड्यूस करेगा लेड Pb प्लस 2 आइन और NO3 माइनस आइन। इनमें से AgCl और बेरियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ये सोलूबल नहीं होंगे, जबकि सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे पानी के अंदर। ये हमारा शॉर्ट आंसर था, लेकिन कैसे? हम देखते हैं कैसे ये पानी में सोलूबल होंगे और कैसे ये दोनों पानी में सोलूबल नहीं होंगे, इसके रूल्स क्या हैं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इज डिटरमाइन यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी रूल। सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी के कुछ रूल हैं, जैसे नाइट्रेट्स NO3 माइनस आइन ये हमेशा सोलूबल होंगे। नंबर 2 रूल, ग्रुप 1 के कटाइन जिसमें सोडियम और पोटेशियम एंड अमोनियम आइन है, इनके जो सॉल्ट्स होंगे वो हमेशा सोलूबल होंगे। क्लोराइड्स Cl माइनस आइन ये हमेशा सोलूबल होंगे, लेकिन क्लोराइड आयन जब Ag सिल्वर, Pb लेड और Hg मरकरी के साथ सॉल्ट बनाएंगे तब ये सोलूबल नहीं होंगे। इनके साथ ये सोलूबल नहीं होंगे क्योंकि ये एक्सेप्ट लिखा हुआ है, बाकी सबके साथ सोलूबल होंगे। सल्फेट SO4 माइनस 2 इनके आयन के सॉल्ट भी हमेशा सोलूबल होंगे, लेकिन जब ये बेरियम प्लस 2 बेरियम सल्फेट, Sr सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या लेड सल्फेट बनाएंगे तो ये सॉल्ट सोलूबल नहीं होंगे। यानी कि बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम और लेड के साथ जब सॉल्ट बनाएंगे सल्फेट तो वो पानी में सोलूबल नहीं होंगे, लेकिन इस किसी और के साथ बनाएंगे तो सल्फेट भी सोलूबल होंगे। और कार्बोनेट हमेशा इनसोलूबल होंगे, लेकिन जब ये ग्रुप 1 जिसमें आता है सोडियम पोटेशियम या अमोनियम सॉल्ट इनके साथ सॉल्ट बनाएंगे तो तब ये सोलूबल होंगे, क्योंकि ग्रुप 1 जो है हमारे पास, ग्रुप 1 के जो कटाइन है और अमोनियम के जो कटाइन है ये किसी के साथ भी सॉल्ट बनाए तो ये सोलूबल होते हैं। इसलिए कार्बोनेट सोलूबल नहीं होते, लेकिन ये ग्रुप 1 या अमोनियम NH4 प्लस के साथ सॉल्ट बनाए तो तब ये सोलूबल होंगे। इसलिए AgCl और बेरियम सल्फेट, यहाँ देखें बेरियम और AgCl ये दोनों सोलूबल नहीं होंगे। अब ये क्यों सोलूबल होंगे, इनको वन बाय वन देखते हैं। हमारा पहला था सिल्वर क्लोराइड AgCl जिसमें Ag प्लस और Cl माइनस आयन बनते हैं। जैसे हमारा रूल नंबर 3 कह रहा था कि क्लोराइड आयन सोलूबल होते हैं, लेकिन ये जब ही सिल्वर के साथ आते हैं तो ये सोलूबल नहीं होते। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ आए हैं तो ये हमारे इनसोलूबल होंगे। क्लोराइड आयन सिल्वर, लेड या मरकरी के साथ सोलूबल नहीं होते। तो क्लोराइड आर जनरली सोलूबल, बट सिल्वर के साथ जैसे रूल नंबर 3 है ये सोलूबल नहीं होते, इस वजह से ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ये हल नहीं होगा। हमारा सेकंड सॉल्ट है बेरियम सल्फेट रूल नंबर 4 देखें। सल्फेट के तमाम सॉल्ट सोलूबल होते हैं, लेकिन जब ये बेरियम के साथ आता है, जब ये बेरियम सल्फेट बेरियम के साथ बनाता है, बेरियम और सल्फेट आयन बनाता है तो ये सोलूबल नहीं होते। तो सल्फेट नॉर्मली सोलूबल होते हैं, लेकिन बेरियम के साथ सॉल्ट बनाने पे ये सोलूबल नहीं होते अकॉर्डिंग टू आवर रूल नंबर 4। इसी वजह से बेरियम सल्फेट भी हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये भी हल नहीं होगा, ये भी सोलूबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 Na प्लस और NO3 माइनस आयन बना रहा था। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि नाइट्रेट आयन हमेशा सोलूबल होंगे, इसलिए सोलूबल है कि नाइट्रेट आयन किसी के साथ भी सॉल्ट बनाए वो हमेशा सोलूबल होंगे। तो सोडियम रूल नंबर 2 देखें,
ग्रुप 2 भी यही कहता है कि सोडियम, रूल नंबर 2, सोडियम किसी के साथ भी सॉल्ट बनाए तो वो सोलूबल होगा। तो रूल नंबर 1 नाइट्रेट के सॉल्ट्स और रूल नंबर 2 सोडियम के सॉल्ट, ये हमेशा सोलूबल होंगे। तो यहाँ पे तो दोनों इकट्ठे आ गए, दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी आ गई। तो सोडियम नाइट्रेट के जो सॉल्ट होंगे वो हमेशा सोलूबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है अमोनियम कार्बोनेट। इसमें हमारे पास हमारे अमोनियम आइन। तो रूल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि अमोनियम सॉल्ट हमेशा सोलूबल होंगे। रूल नंबर 2 देखें, रूल नंबर 2 कि अमोनियम किसी के साथ भी सॉल्ट बनाए वो हमेशा सोलूबल होंगे। साथ में हमारे हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट देखें, कार्बोनेट सोलूबल नहीं होते, लेकिन ये जब ग्रुप 1 के साथ और अमोनियम के साथ सॉल्ट बनाते हैं तो तब ये सोलूबल होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनेट सॉल्ट बना रहे हैं अमोनियम के साथ, तो कार्बोनेट अमोनियम के साथ सोलूबल होते हैं। और अमोनियम किसी के साथ भी सॉल्ट बनाए तो वो सोलूबल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 एंड 2 ये अमोनियम हमेशा सोलूबल होगा, इसलिए ये सॉल्ट भी हमारा सोलूबल सॉल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। तो रिएक्शन होगा लेड के पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट के माइनस आयन, इसमें सोलूबल होकर सॉल्ट बनाएंगे। तो नाइट्रेट आर ऑलवेज सोलूबल। हमारा रूल नंबर 1 क्या कह रहा था कि नाइट्रेट आयन वो किसी के साथ भी सॉल्ट बनाए वो हमेशा सोलूबल होंगे। और ये नाइट्रेट के आयन है, ये किसी के साथ भी सॉल्ट बनाए ये हमेशा सोलूबल होंगे। और दूसरा आयन देख लेते हैं लेड। लेड एक्सेप्शन अप्लाई ओनली फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट्स, ठीक है ना। जो हमारे पास लेड है, लेड ये Pb, तो लेड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लेड, इसके जो क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट्स होते हैं वो सोलूबल नहीं होते, बाकी सॉल्ट सोलूबल होते हैं। क्लोराइड और सल्फेट के लेड के सॉल्ट सोलूबल नहीं होते, बाकी सोलूबल होते हैं। और हमारे पास NO3 का कोई भी सॉल्ट हो रूल नंबर 1 वो सोलूबल होगा। तो लेड क्लोराइड और सल्फेट के साथ सोलूबल नहीं होता, बाकी सबके साथ सोलूबल होता है, इसका मतलब लेड भी सोलूबल है। और नाइट्रेट तो सबके साथ सोलूबल है, इसे नाइट्रेट भी सोलूबल है। तो दोनों का आंसर सोलूबल आ रहा है, तो हमारा ये मतलब है कि ये सॉल्ट भी सोलूबल होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के MCQs का सोल्यूशन। MCQ नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज सोलूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो पानी में सोलूबल होगा। रूल हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि नाइट्रेट हमेशा सोलूबल होंगे, क्लोराइड और कार्बोनेट ये इनसोलूबल होंगे, क्लोराइड सिल्वर लेड और मर्करी के साथ सोलूबल होंगे, इनसोलूबल होंगे। इसके अलावा कार्बोनेट हमेशा इनसोलूबल होंगे, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम या ग्रुप 1 और अमोनियम के साथ सोलूबल होंगे। ये रूल हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो 1 बाई 1 देखते हैं। हमारा है सिल्वर क्लोराइड। असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 में हम तफसील से बता के आए हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये पानी में हल नहीं होता अकॉर्डिंग टू रूल। काइंडली ये देख लीजिएगा, वो इसलिए कि सिल्वर आयन वैसे तो क्लोरीन आयन सोलूबल होती हैं, लेकिन सिल्वर के साथ ये सोलूबल नहीं होते। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है, ये पानी में सोलूबल नहीं है। दूसरा देखते हैं, हमारे पास है लेड कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन ये पानी में हल नहीं होते, ये सिर्फ ग्रुप 1 और अमोनियम आयन के साथ हल होते हैं, ये पानी में हल नहीं होते। तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन पानी में हल नहीं होते, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। कार्बोनेट आयन सिर्फ ग्रुप 1 और अमोनियम सॉल्ट के साथ सोलूबल होते हैं, अदरवाइज सोलूबल नहीं होती। तीसरा देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। हमने ग्रुप रूल पढ़ा था कि सोडियम और नाइट्रेट इन दोनों के सॉल्ट किसी भी फॉर्म में हो ये सोलूबल होंगे। नाइट्रेट इज ऑलवेज सोलूबल। और ग्रुप 1 भी जो होता है वो भी सोलूबल होता है, ग्रुप 1 भी हमेशा सोलूबल होता है और नाइट्रेट भी सोलूबल होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेड क्लोराइड। लेड देखें, लेड एक एक्सेप्शनल फॉर क्लोराइड सोलबिलिटी। क्लोराइड के तमाम आयन सोलूबल होते हैं, लेकिन लेड सिल्वर और मर्करी के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सोलूबल नहीं होते। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट। काइंडली से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब सर कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 का हमने डिटेल सोल्यूशन अपलोड किया है। इसके आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके इसको देखें और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से सोलूबल होते हैं कौन से सोलूबल नहीं होते। सिंपली इसके 5 रूल्स हैं। MC नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ आयन डू बेसिस प्रोवाइड फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए जो बेस होती है वो कौन से आयन प्रोवाइड करती है। देखिए जो एसिड होता है वो H+ आयन को डोनेट कर देता है, H+ को डोनेट कर देता है, तो वो सॉल्ट बनाने में
माइनस साइन, जैसे HCl एसिड है तो क्लोरीन माइनस साइन वो प्रोवाइड करता है। इसमें जो बेस होती है वो OH माइनस साइन को डोनेट कर देती है और प्रोवाइड कौन सा करती है फिर, जैसे NaOH में Na प्लस साइन, तो बेस प्रोवाइड करती है कैट आयन यानी कि पॉजिटिव आयन फॉर द सॉल्ट बनाने के लिए। जैसे फार्मूला होता है हमारे पास एसिड, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे राइट एरो आएगा, राइट एरो, वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड HCl NaOH NaCl बना रहा है, तो जो बेस है NaOH ये प्रोवाइड करेगी पॉजिटिव आयन। यहाँ भी आपने देखा बेस जो प्रोवाइड करेगी वो करेगी पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव बेस हमेशा पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करती है और वो सॉल्ट बनाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, पॉजिटिव आयन। ये बेसिस देखें, इन सब में OH डोनेट हो जाएगा, इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन, इसमें पोटेशियम पॉजिटिव आयन, इसमें नाइट्रोजन पॉजिटिव आयन सप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन में ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो सॉरी ये अमोनियम पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे। तो सोडियम पॉजिटिव आयन, पोटेशियम पॉजिटिव आयन और अमोनियम पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसमें सब में से OH डोनेट हो जाएगा और यहाँ पे ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एसिड सप्लाई करते हैं एनाइन नेगेटिव आयन। इसे बोर्ड में ऐसे चेंज होकर भी आ सकता है कि वो पूछे व्हाट टाइप ऑफ आयन एसिड प्रोवाइड, तो एसिड प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव आयन, यहाँ से देखें, और बेस प्रोवाइड करती हैं पॉजिटिव आयन। MCQ नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, क्या प्राइमरी रीजन है कि सॉल्ट के हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसकी रीजन क्या है, तो इसकी रीजन है आयन लैटिस स्ट्रक्चर। आयन लैटिस स्ट्रक्चर होता है सॉल्ट और एक आयनिक कंपाउंड होता है जैसे NaCl कैल्शियम कार्बोनेट, ये हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से आपस में हेल्ड होते हैं और बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, दो ऑपोजिटली चार्ज आयन होते हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लैटिस है और ये आपस में स्ट्रॉन्गली हेल्ड है ड्यू टू अपोजिट चार्ज। सोडियम में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, क्लोरीन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं और हेल्ड भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। स्ट्रॉन्ग आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी रिजल्ट में इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम NaCl की एग्जांपल ले लें तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बहुत ही हाई है। बाकी ऑप्शन देखें, वंडरवॉल फोर्सेज, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ये एप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर के मुकाबले में बहुत ही वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन इनके मुकाबले में बहुत वीक है। कोवलेंट बॉन्ड तो आयनिक, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, आपको मालूम है NaCl में, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीक होता है, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल ठीक नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिससे क्रिएट होते हैं कैटाइन और एनाइन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और नॉन डायरेक्शनल होती हैं और एक्सटेंड थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस, वो पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक्सटेंड हुई होती हैं। और इन्हीं आयन ट्रांसफर से एक आयन बनते हैं जो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, साथ में क्रिस्टल लैटिस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव हो, ऐसे सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव आपस में कलेक्टिवली जुड़े होते हैं, जिस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। MCQ नंबर 4 है, इन व्हाट स्टेट आर सॉल्ट जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस स्टेट में सॉल्ट नॉर्मली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसे कहते हैं कंडक्टिविटी मैकेनिज्म देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन रिक्वायर्ड होता है कि उसके अंदर मोबाइल आयन हो, कि ऑयल मूव कर सकें। सॉलिड सॉल्ट में तो हमें देख के हैं कि बहुत ही रिग्ड लैटिस होता है, कोई आयन मूव नहीं करते, सब अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, इसलिए सॉलिड सॉल्ट जो होता है वो नॉन कंडक्टिव होता है। लेकिन मोल्टन सॉल्ट, ऑप्शन नंबर देखें सी, मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट में आयन मोबिलिटी गेन कर लेते हैं, आयन मूव करना शुरू कर देते हैं, वो कंडक्टिव बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जो इसमें नहीं दिया गया, वो ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन मोल्टन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन पेपर में मोल्टन को हटा के एक्वा सोल्यूशन में लिखा जाता है, तो आयन डिजॉल्व हो जाती है वाटर पे कम्प्लीटली और मूव करते हैं फ्रीली और वो कंडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मोल्टन लिखा है तो मोल्टन भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे MCQ बोर्ड में चेंज हो जाए, लिखा है एक्वा सोल्यूशन, तो एक्वा सोल्यूशन में भी सॉल्ट गुड कंडक्टर होते हैं। सॉलिड में हमने बता दिया, सॉलिड में तो बहुत फिक्स होते हैं, आपने ट्रिग लैटिस होते तो ये कंडक्टर नहीं होते। तो गैस में तो आयन प्रेजेंट नहीं होते,
पाउडर भी जो भी हो, तो पाउडर भी एक सॉलिड फॉर्म ही है, तो उसमें भी आयन की मोबिलिटी नहीं होती। तो जो सॉल्ट जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं इन मोल्टन स्टेट। इन मोल्टन स्टेट जिसमें जैसे NaCl मोल्टन स्टेट में बना देगा Na+Cl-, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोल्टन स्टेट। और इसके अलावा सॉल्ट गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन एक्वा सोल्यूशन। जब सॉल्ट पानी में जाते हैं तो डिजॉल्व हो जाते हैं, Cl- लैदा हो जाते हैं, Na+ लैदा हो जाते हैं, और ये भी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आंसर नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड। क्लोराइड का जनरल सॉल्युबिलिटी रूल क्या है? असेसमेंट 6.1 में तमाम सॉल्युबिलिटी रूल हम एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, काइंडली ये ज़रूर देख लीजिएगा, सिर्फ टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और इसको देख लें। तो क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी रूल है कि क्लोराइड तमाम के तमाम सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, EtC, लेकिन ये सिल्वर के साथ, लेड के साथ और मरकरी के साथ सॉल्युबल नहीं होते। इन तीन कंपाउंड के साथ जब वो सॉल्ट बनाते हैं तो सॉल्युबल नहीं होते, अदरवाइज ये हमेशा सॉल्युबल होते हैं। जैसे क्लोराइड सिल्वर के साथ आ जाए तो ये वाइट पेरिस्पेट बना देगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो हमेशा क्लोराइड हमेशा सॉल्युबल होगा, लेकिन सिल्वर, लेड और मरकरी के आयन के साथ ही इनसॉल्युबल होगा। और क्लोराइड हमेशा सॉल्युबल होता है अल्कली मेटल ग्रुप 1 के साथ, अल्कली अर्थ मेटल के साथ, लेकिन अल्कली अर्थ मेटल में भी ये Be+2 Be+2 के साथ सॉल्युबल नहीं होता। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कि क्लोराइड हमेशा सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट, लेकिन सॉल्युबल नहीं होते लेड के साथ सॉल्ट बनाए जब तब, और जब सिल्वर के साथ सॉल्ट बनाए सिल्वर क्लोराइड तब। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है कि आर क्लोराइड इनसॉल्युबल हो, नहीं। आर क्लोराइड सॉल्युबल हो ये भी नहीं, क्योंकि इनके साथ सॉल्युबल होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि क्लोराइड सॉल्युबल है, लेकिन साथ में कुछ एक्सेप्शनल केसेस के साथ। तो ऑप्शन सी और करेक्ट ऑप्शन। एमसी नंबर 6 है व्हाट हैपन टू द आयन इन अ सॉल्ट व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्ट के अंदर जो आयन होते हैं उनको क्या होता है जब वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं? तो हमारे पास एक नमक था NaCl, जब उसे पानी में डिजॉल्व किया, जब पानी में डिजॉल्व किया तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो तमाम ऑक्सीजन उसके गिर्द रिंग बना के खड़ी हो जाती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं सोडियम के गिर्द ऑक्सीजन के जो नेगेटिव पोल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तमाम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और सोडियम आयन को NaCl में से तोड़ के लैदा करके अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं। इस तरह क्लोरीन, अब पानी में वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है, यही दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल के तमाम हाइड्रोजन क्लोरीन के अलावा रिंग बना के इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इसको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेंगे। तो आयनिक सॉल्ट जैसे ही पानी में जाते हैं, जैसे कि NaCl, ये हमेशा दो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जैसे NaCl जो होता है वो Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। फिर आयन हाइड्रेट होते हैं। आयन हाइड्रेट कैसे होते हैं? वो सराउंड कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम के वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया और ऑक्सीजन मेनली, और यहाँ क्लोरीन के भी वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया जैसे कि हाइड्रोजन मेनली। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि मोबाइल आयन जो होते हैं ये अनेबल करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की सलाहियत बढ़ जाती है। दूसरे ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन सी में दिया कि वो मोबाइल बन जाते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट करेक्ट है, दे बिकम मोबाइल। बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो नो गैस या सॉलिड फॉर्मेशन होती है, तो कोई गैस सॉलिड फॉर्मेशन होती, डिसोसिएशन या केमिकल एक्शन नहीं होती। आयन आर फिक्स्ड ओनली इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आयन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। और डिसोल्यूशन इन्वॉल्व होता है फिजिकल डिसोसिएशन, नॉट केमिकल चेंज। तो मोलिटी ऑफ द आयन इज द की फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, कि आयन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए ये की पॉइंट है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का। आयन मूव करेगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आयन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू प्रिपेयर सॉल्ट बाय टाइट्रेशन। इसमें से कौन सा मेथड है जो सॉल्ट की प्रिपरेशन को करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाय टाइट्रेशन? इन एमसीक्यूज के लिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सोलुबल सॉल्ट यूजिंग टाइट्रेशन मेथड। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने बहुत तफसील से यहाँ बयान की है, काइंडली आप ये देख लीजिएगा। इसके अलावा थिंक टैंक क्वेश्चन नंबर 2, डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू मेक पोटेशियम सल्फेट क्रिस्टल यूजिंग टाइट्रेशन मेथड। यहाँ भी टाइट्रेशन मेथड को हमने डिटेल से एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, काइंडली भी देख लीजिएगा टाइम फ्रेम पे क्लिक लगे, इससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। टाइट्रेशन मेथड
ये सिर्फ यूज होता है सोलूबल सॉल्ट में, जहाँ पे बोथ रिएक्टेंट आपस में सोलूबल हो, जैसे कि एसिड और अल्कलाई, एसिड और बेस आपस में सोलूबल होते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, HCl NaOH के साथ react करेगा और NaCl बनाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं फिनोफेसिलिन। इसलिए जो दूसरे ऑप्शन है हमारे पास एसिड और मेटल। एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ZnH2SO4, ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ये सूटेबल नहीं है टाइट्रेशन मेथड के लिए। पी और सी में इनसोल्यूबल रिएक्टेंट है, आपस में सोलूबल ही नहीं है। यहाँ देखिए इनसोल्यूबल बेस, इनसोल्यूबल कार्बोनेट, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एसिड एंड अल्कली। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टाइट्रेशन रिक्वायर्ड होता है सोलूबल रिएक्टेंट, ना कि गैसियस बाय प्रोडक्ट्स। और आइडियल फॉर द एसिड, ये आइडियल होता है एसिड और अल्कलीज जिसे हम बेस कहते हैं, जैसे कि HCl और NaOH का आइडियल रिएक्शन ही हमारे पास आइडियल रिएक्शन है। MC नंबर 8 है, कौन सा इसमें से सॉल्ट है जो पानी में हल नहीं होता, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ऑप्शन 1 बाय 1 देखते हैं। सॉल्बिलिटी रूट हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, काइंडली वो देख लीजिएगा। उसमें यह कार्बोनेट ये हमेशा इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन अमोनियम आयन और ग्रुप 1 के साथ ये सोलूबल होते हैं। नाइट्रेट तो हमेशा कोई भी सॉल्ट हो वो सोलूबल होगा। क्लोराइड कोई भी सॉल्ट हो सोलूबल होता है, लेकिन सिल्वर, लेड और मरकरी के साथ ये सोलूबल नहीं होता। और ग्रुप 1 और अमोनियम आयन के सॉल्ट हमेशा सोलूबल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए देखें, सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट तो ग्रुप 1 के साथ हमेशा सोलूबल होते हैं, तो ग्रुप 1 में है पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये हमारा सोलूबल है। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो वो सोलूबल होता है। और क्लोराइड ये सिर्फ लेड, मरकरी और सिल्वर के साथ सोलूबल नहीं होते, बाकी सब के साथ सोलूबल है। तो कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड भी सोलूबल होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, लेड, लेड क्लोराइड। क्योंकि क्लोराइड जो है ये सोलूबल होता है, लेकिन लेड, लेड के साथ सोलूबल नहीं होता। तो पूछा था कौन सा ऑप्शन पानी में हल नहीं होता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि लेड क्लोराइड पानी में सोलूबल नहीं है, ये इनसोल्यूबल है। तो स्टेप बाय स्टेप में देखें, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ग्रुप 1 है तो सोलूबल होगा। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट और अमोनियम ये हमेशा सोलूबल होते हैं। कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम के साथ क्लोरीन भी सोलूबल होता है, लेकिन क्लोरीन लेड के साथ सोलूबल नहीं होता। MCQ नंबर 9 है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रेड करेगा एक्सेस ऑफ इनसोल्यूबल बेस। जब एसिड रेड करेगा बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ इनसोल्यूबल के साथ, तो क्या बनाएगा। एसिड जब बेस के साथ रेड करता है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जाम्पल HCl जब NaOH के साथ रेड करेगी तो वाटर और NaCl सॉल्ट बनाएगी। MCQ नंबर 10 है, विच वन इज कॉमनली फाउंड इन सोलूबल नाइट्रेट्स। जो सोलूबल नाइट्रेट है उसमें कौन सा आयन पाया जाता है। तो ऑल नाइट्रेट कंपाउंड के अंदर होता है NO3 माइनस आयन, और ऑल नाइट्रेट सोलूबल होते हैं रिगार्डलेस ऑफ फॉर कैटायन, कैटायन कुछ भी हो, तमाम नाइट्रेट के जो सॉल्ट होंगे वो सोलूबल होंगे। NO3 माइनस आयन इधर कॉमन ये एनाइन है इन ऑल सोलूबल नाइट्रेट। तमाम नाइट्रेट जो सोलूबल हो जाते हैं उनमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल है NO3 माइनस। सॉल्बिलिटी एक यूनिवर्सल होती है नाइट्रेट के लिए कि ये हमेशा सोलूबल हो जाते हैं। बाकी आप देखते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन प्रोड्यूस होता है अमोनियम नाइट्रेट में, लेकिन ऑल द नाइट्रेट में अमोनियम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे सोडियम नाइट्रेट है Na+। इसके अलावा NO3 माइनस आयन प्रेजेंट इन एवरी नाइट्रेट कंपाउंड, हर नाइट्रेट कंपाउंड में ये मौजूद होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट है तो नाइट्रेट कंपाउंड में यहाँ पे NO3 आयन भी मौजूद होंगे। कोई अमोनियम के साथ कोई और कंपाउंड है तो फिर वो मौजूद नहीं होंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें नाइट्रेट आयन नहीं होंगे। CD को देख लें, Cl माइनस या Cl2 माइनस और नॉन नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कि जब भी हम नाइट्रेट के सॉल्ट को, नाइट्रेट को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो NO3 माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सलूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन करें व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या है इज इन टर्म्स ऑफ आयंस, आयंस की टर्म में। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, फॉर्म होता है कम्बिनेशन ऑफ कैटाइन जिसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड एनाइन, एनाइन होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन, थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। ये तब होता है जब एक एसिड डोनेट करता है हाइड्रोजन प्लस साइन तो लीविंग बिहाइंड एन एनाइन, जैसे कि क्लोरीन आयन, HCl में से क्लोरीन आयन।
और एक बेस प्रोवाइड करता है मेटेलिक आयन जैसे कि अमोनियम आयन, जैसे प्लस सोडियम फ्रॉम NaOH। तो H प्लस आयन कहाँ से आते हैं? HCl से। ये HCl है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे HCl है, तो HCl प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, और जो बेस होती है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये OH आयन को डोनेट कर देती है। तो H और OH ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यहाँ पे जब बच जाता है Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बना देते हैं। अगर हम आसान टर्म में लें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो वो बन जाता है कैटाइन पॉजिटिव आयन। जैसे क्या कि जो सॉल्ट है वो कैटाइन और अनोइन की वजह से मिलता है, और क्लोरीन जो होता है वही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अनोइन बना देता है, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं जिससे बन जाता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी सॉल्ट बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और OH, एसिड हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, बेस OH को डोनेट कर देती है। पीछे बचता है हमारे पास सोडियम आयन की OH जो अपना माइनस चार्ज लेके चला जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके चला जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन और OH माइनस आयन डोनेट करने की वजह से NaCl बनता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है सोडियम से क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से NaCl बनता है। सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना सोडियम पे पॉजिटिव, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अनायन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, और एज अ होल सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड की, और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2, तो एज अ होल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट। अमोनियम नाइट्रेट देख लेते हैं, अमोनियम पे प्लस चार्ज होता है तो नाइट्रेट पे माइनस होता है, तो एज अ होल ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, और एज अ होल ये भी न्यूट्रल है। तो हमारे पास एग्जांपल आ गई कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और NaCl की। इस तरह जो सॉल्ट होता है वो कैटाइन और अनाइन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ आयन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिससे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसका आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया, और वही इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो सोडियम कैटाइन आयन, ये कैटाइन आयन हो जाएगा, और क्लोरीन का एनाइन हो जाएगा। तो कैटाइन और अनाइन मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, यहाँ पे हमने दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिससे बन जाता है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन 2 है कि वाई डू सॉल्ट जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्ट का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? अभी हम देख के आए हैं कि सोडियम क्लोराइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है ये ऐसे बॉन्ड बनता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा आयनिक लैक्टिक स्ट्रक्चर भी बनता है। तो आयनिक लैक्टिक स्ट्रक्चर है, जैसे आयनिक कंपाउंड टिपिकली हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे शुगर का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है 160, लेकिन NaCl का 801 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो इसमें आयनिक कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, सेकंड इसके अंदर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत से सोडियम और क्लोरीन आयन आपस में एक लैटिस स्ट्रक्चर बना के बैठे होते हैं, जिसमें सोडियम देखें, सोडियम ये हमारे पास पिंक वाले हैं, ग्रीन वाले हमारे पास क्लोरीन है। तो हर सोडियम ने ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तकरीबन 6 क्लोरीन के साथ लैक्टिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इतना मजबूत लैक्टिक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से और आयनिक बॉन्ड होने की वजह से और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने की वजह से सॉल्ट के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। आयंस कैटाइन और अनाइन ये हेल्ड होते हैं और हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नंबर 2, दीज फोर्सेज रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट एनर्जी टू ब्रेक। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और इन लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए। इस वजह से NaCl ले लें जैसे एग्जांपल है, इसका बहुत ही हाई जैसे 801 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, बिकॉज सोडियम और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी चाहिए। आयनिक कंपाउंड होते हैं ये स्ट्रांगर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से भी, वंडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी। कोवलेंट कंपाउंड जैसे शुगर का मेल्टिंग पॉइंट है 186 और आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड।
इस वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और कोवलेंट कंपाउंड या वंडरवाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब हमने ये पढ़ तो लिया लैटिस स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड में बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का सबब बनता है, लेकिन लैटिस स्ट्रक्चर होता क्या है? हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम सीखेंगे कि लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है ये 3D क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होती है वेयर आयन अल्टरनेट इन रिपीटेड पैटर्न, जिसमें आयन अल्टरनेट हो रहे होते हैं रिपीटेड पैटर्न में। ईच आयन इज सराउंडेड बाय आयन्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज, हर आयन ऑपोजिटली चार्ज आयन के से सराउंडेड हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। जैसे हमने कहा था यहाँ पे हर सोडियम के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 क्लोरीन है और हर क्लोरीन के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 सोडियम है। इस तरह हर आयन सराउंडेड होता है अपोजिट चार्ज की वजह से। एग्जाम्पल ले ली हमने NaCl के, तो Na पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया होता है 6 माइनस क्लोरीन के साथ और क्लोरीन माइनस ने बॉन्ड बनाया होता है 6 पॉजिटिव सोडियम के साथ। और इस तरह जो डिफरेंट बॉन्ड बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन 6 बॉन्ड बना रहा होता है नेगेटिव आयन के साथ और एक नेगेटिव आयन 6 बॉन्ड बना रहा होता है पॉजिटिव आयन के साथ, और एक इसकी वजह से बहुत ही रिग्ड एक मजबूत क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। अगर हम प्रॉपर्टीज देखें लैटिस की, तो इसमें ब्रिटलनेस आ जाती है। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मिसअलाइन हो जाएंगे आयन, जिस वजह से कॉजिंग होगी रिपल्शन और वो टूट जाएगा। और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आयन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं और लैटिस स्ट्रक्चर के आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। जो लैटिस होता है ये मैक्सिमाइज कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। अगर आप विजुअलाइज करें एज अ चेस बोर्ड स्टैंडर्ड इन 3D, एक चेस बोर्ड है हमारा, उसको 3D में विजुअलाइज करें तो वो आपका लैटिस स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। और ये हमारा लैटिस स्ट्रक्चर है NaCl का। शॉर्टकट नंबर 4 है, हाउ डू सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? इन मोल्टन पिघली हुई हालत में और इन सोल्यूशन और सोल्यूशन की हालत में। अगर एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें मोबाइल चार्ज पार्टिकल चाहिए, मोबाइल आयन चाहिए। वो मोल्टन स्टेट में भी हो सकते हैं और वो एक्वा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर और सॉल्ट डिजॉल्व होकर क्लोरीन नेगेटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन हुआ है, और यहाँ पे मोल्टन है, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव है, मोल्टन स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में आयन जो होते हैं फिक्स होते हैं इन लैटिस, जिससे कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में NaCl है, ये लैटिस में बिल्कुल फिक्स है, कोई आयन मूव नहीं कर रहा। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम उसे मेल्ट कर देंगे मोल्टन स्टेट में, तो पॉजिटिव आयन मूव करना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स नेगेटिव कैथोड और नेगेटिव क्लोराइड आयन मूव करना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव एनोड। ये मोल्टन स्टेट में। और एक्वा सोल्यूशन में भी ऐसे ही होगा कि माइनस क्लोरीन आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव सोडियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। रिएक्शन देख लें, NaCl को आप हीट करें तो वो मोल्टन स्टेट में सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन बना देगा। लेकिन NaCl को पानी में डिजोल्व कर लें तो फिर एक्वस सोडियम आयन और एक्वस क्लोरीन आयन बना देगा। तो सोडियम आयन माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स नेगेटिव कैथोड और क्लोरीन आयन दोनों में माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव एनोड। तो सोल्यूशन और मोल्टन सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं, मोल्टन NaCl इन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 5 है, लिस्ट करें 3 सॉल्ट दैट आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। 3 सॉल्ट के नाम लिखें जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। हमने 3 सॉल्ट लिख लिए हैं। इसमें आप बहुत सी एग्जांपल लिख सकते हैं कि ऑल नाइट्रेट्स, जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो तमाम के तमाम पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं। तो किसी भी नाइट्रेट का आप सॉल्ट लिख सकते हैं। ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट हैं NaCl, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, जितने भी ग्रुप 1 के सॉल्ट्स हैं वो तमाम के तमाम पानी में डिजॉल्व हो जाती है। सेकंड, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम के जो सॉल्ट हैं वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं इसके लिए हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 में रूल स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी रूल एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली ये देख लीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी वीडियो के थंबनेल पे आप क्लिक करेंगे, इस वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं और वहां पे आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और वहां पे जाके सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 देख सकते हैं।
तो सॉल्युबिलिटी हम कंफर्म करते हैं सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होते हैं हमेशा पानी में सोलूबल होते हैं। NaCl ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड हो कोई भी हो, वो तमाम के तमाम पानी में सोलूबल होते हैं। और अमोनियम अमोनियम के भी जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में सोलूबल होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 3 सॉल्ट लिखे थे हमने, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट बता दिए। आप इसमें से कोई सी भी 3 एग्जाम्पल या अपने पास से कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो नाइट्रेट्स ग्रुप 1 या अमोनियम के सॉल्ट हों, तो वो तमाम के तमाम पानी में सोलूबल होंगे। क्वेश्चन 6 है व्हाट हैपन टू द आयन। आयन को क्या होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के जब उसे हम पानी में डिजोल्व करते हैं। देखिए क्रिएटिव लेस्ट्रेस था, जैसे से पानी में डिजोल्व हुआ तो सोडियम पॉजिटिव आयन के गिर्द तमाम नेगेटिव आयन जो होंगे वाटर के, जो होंगे ऑक्सीजन, वो इसे सराउंड कर लेंगे। और क्लोरीन नेगेटिव आयन के गिर्द वाटर के जितने भी पॉजिटिव आयन है जो है हाइड्रोजन के, वो इसे सराउंड कर लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं सोडियम पॉजिटिव को ऑक्सीजन ने चारों तरफ से, हर तरफ से सराउंड कर लिया है। और यहाँ क्लोरीन माइनस को हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव पोर्शन ने तमाम तरफ से सराउंड कर लिया। तो क्लोरीन को नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव होता है तो इसे पॉजिटिव हाइड्रोजन, और सोडियम को पॉजिटिव होता है तो इसे नेगेटिव ऑक्सीजन, ये तमाम तरफ से सराउंड करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसे अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। तो स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन आर attracted to chlorine ion and slightly negative oxygen are attracted to the sodium ion। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दिस सोल्यूशन, इसमें इन्वॉल्व होता है हाइड्रेशन। तो पोलर वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता है आयन को, जिसमें पार्शियल ऑक्सीजन जो है, पार्शियल ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है ये अट्रैक्ट कर लेगी सॉल्ट के कटाइंस को, जैसे कि NaCl में कटाइन है हमारे पास Na+। और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा अनाइन को, सॉल्ट के जो अनाइन है जैसे माइनस क्लोरीन, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस वाला चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करता है और प्लस वाला चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो आयन होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। पहले NaCl था और अब ऑक्सीजन की अट्रैक्शन की वजह से सोडियम अलहदा हो जाएगा तो सोडियम N+ बन जाएगा, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव की वजह से हमारा क्लोरीन अलहदा हो जाएगा तो क्लोरीन माइनस आयन बन जाएगा। तो हाइड्रेशन आयन बिकम मोबाइल, जिसकी वजह से हाइड्रेशन आयन मूव करना शुरू कर देते हैं सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में, जिस वजह से एनेबल कंडक्टिविटी, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल क्लोरीन और सोडियम को अलग-अलग कर देते हैं तो फिर ये आयन फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। और हम इलेक्ट्रोड पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल अप्लाई करें तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट चार्ज की तरफ हो जाती है। अगर इलेक्ट्रोड पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल अप्लाई ना करें, इसी फॉर्म में रहते हैं कि सोडियम पॉजिटिव के गिर्द ऑक्सीजन नेगेटिव और क्लोरीन नेगेटिव के गिर्द हाइड्रोजन पॉजिटिव सराउंड करके रखते हैं इनको। तो हाइड्रेशन शेल जो होते हैं स्टेबलाइज करते हुए आयन को, और डिसोसिएशन ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये फिजिकल चेंज होता है। अगर आप इसी पानी को आप बॉयल करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर देंगे और आपका NaCl पीछे बच जाएगा। इसका मतलब है ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज है, इससे हम सोल्यूशन बना रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन। क्वेश्चन 7 है डू यू थिंक दैट मोस्ट कार्बोनेट आर सोलुबल इन वाटर। क्या आप ये सोचते हैं कि ज़्यादातर कार्बोनेट पानी में हल पजीर होते हैं। तो मोस्ट कार्बोनेट आर इनसोलुबल, ये पानी में हल नहीं होते क्योंकि कार्बोनेट की हाई लैटिस एनर्जी होती है। तो सॉल्युबिलिटी रूल हम पढ़ के आए हैं कि कार्बोनेट CO3-2 आयन ये इनसोलुबल होते हैं सिर्फ, लेकिन ये अगर ग्रुप 1 के साथ इन्होंने सॉल्ट बनाया हो या अमोनियम के सॉल्ट बनाया हो, या सोडियम कार्बोनेट हो या अमोनियम कार्बोनेट हो, तो तब तो ये पानी में डिजोल्व होंगे, अदरवाइज कार्बोनेट पानी में डिजोल्व नहीं होंगे। कार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 के सॉल्ट और अमोनियम के सॉल्ट के साथ हो एज अ नेगेटिव आयन, तब ये पानी में डिजोल्व होते हैं, और किसी के साथ भी हो तो कार्बोनेट पानी में डिजोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ना तो ग्रुप 1 में है ना ही अमोनियम है, तो ये पानी में हल नहीं होंगे, जिसे हम चाक कहते हैं। लेड कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ये तमाम पानी में हल नहीं होते। लेकिन सोलुबल सॉल्ट में देखें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हमारा ग्रुप 1 में है, तो ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट होंगे वो कार्बोनेट ही क्यों ना वो पानी में डिजोल्व होंगे। और दूसरा है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम के साथ भी कार्बोनेट पानी में डिजोल्व होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम वॉशिंग सोडा भी है। रीजन कार्बोनेट हैज हाई चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, देखिए -2 है इसकी चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, जैसे इसका आयनिक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि अगर इसके साथ लो चार्ज डेंसिटी वाले सोडियम या अमोनियम ना हो तो वाटर के मॉलिक्यूल कार्बोनेट आयन को तोड़ नहीं पाते। जैसे सोडियम क्लोरीन को तोड़ लेते हैं, इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अट्रैक्शन है वो बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बहुत हाईली चार्ज डेंसिटी कार्बोनेट आयन को तोड़ सकें।
तो कार्बन आयन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत होता है कि इसके साथ यहाँ तो ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट हो या अमोनियम का हो, इसके अलावा ये नहीं टूटता और पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो जिसकी जितनी भी इंसोल्युबिलिटी है वो अस्पॉलेटेड हो जाती है इन लाइमस्टोन फॉर्मेशन में। क्वेश्चन 8 है, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ soluble सॉल्ट यूजिंग एन excess ऑफ एन insoluble सॉल्ट। तो आप soluble सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर आप यूज़ करें बहुत ज़्यादा मकदार में excess में किसी insoluble बेस को, insoluble बेस को। soluble सॉल्ट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर आप यूज़ करें बहुत ज़्यादा excess में ना हल होने वाली बेस। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड देते हैं कि जो बेस है उसको हम रेड करेंगे, जो insoluble बेस है उसको हम एसिड के साथ रेड करेंगे। जैसे इनसोल्युबल बेस होती है वो हमारे उसकी एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की जो बेस होती हैं वो नॉर्मली इनसोल्युबल होती हैं। तो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड जब H2SO4 एक्वस के साथ रेड करेगा तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पहले हम इसको स्टेप नंबर 1 में रेड करवा लेंगे। तो अगर हमारे कंपाउंड एंडोथर्मिक होंगे तो उसे हीट करके हम रेड करवाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप 1 और 2 में हमने रेड करवा रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ स्टेप नंबर 1 में रेड करवा रहे हैं। फिर फिल्टर टू रिमूव अनरिएक्टेड बेस, बाद में हम इसे नंबर 3 यहाँ पे देखें, इसको हम फिल्टर कर लेंगे। जो हमारी अनरिएक्टिव बेस है, जो सॉलिड पार्टिकल है कॉपर ऑक्साइड, हो सकता है वो पूरी तरह रिएक्ट ना किया गया हो, जो बेस बचेगी उसको हम फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद अवेपोरेट द फिल्टर, उसके बाद जो नीचे हमें सोल्यूशन हासिल होगा इसको हम चाइना डिश में अवेपोरेट करेंगे, जिससे सारा पानी जो होगा H2O ये सारा पानी अवेपोरेट कर देगा और पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा कॉपर सल्फेट .5H2O। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइज हो जाएगा सॉल्ट। तो असेस बेस इंश्योर करेगी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है, और फिल्ट्रेशन से हम जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज है वो रिमूव कर लेंगे। तो इनसोल्युबल बेसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ यूज़ किया हमने कॉपर ऑक्साइड, आप इसे जिंक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, या FeOH थ्राइस फेरस OH हाइड्रो ऑक्साइड के साथ भी FeOH थ्राइस के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास इनसोल्युबल बेसिस हैं। तो पहले हम मेटल को, जैसे कॉपर ऑक्साइड की जो बेस है उसे रेड करेंगे H2SO4, जैसे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारा मेटल ऑक्साइड को हम रेड करेंगे एसिड के साथ, यहाँ पे हमने इसे रेड करवाया एसिड के साथ। फिर इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर कर लेंगे, इम्प्योरिटीज़ फिल्टर करके हम फिर इसको एवेपोरेट कर देंगे, तो हमारे पास प्योर सॉल्ट यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ भी यही है, पहले हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर हम उसको फिल्टर करेंगे और बाद में उसे एवेपोरेट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्ट बच जाएगा। क्वेश्चन 9 है, कौन से सॉल्ट टिपिकली सोल्यूबल होते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल सॉल्युबिलिटी रूल। सॉल्युबिलिटी रूल को हम एक्सप्लेन करके आए हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.1 में, काइंडली वो देख लीजिएगा। हम यहाँ पे गो थ्रू कर देते हैं दोबारा कि ये वो सॉल्ट है जो हमेशा पानी में सोल्यूबल होंगे, जिसमें है नाइट्रेट्स NO3- आयन। नाइट्रेट के कोई भी कटाइन हो, कोई भी किसी के साथ भी रेड करके सॉल्ट बनाए, ये हमेशा सोल्यूबल होगा। दूसरा है ग्रुप 1 के कटाइन, जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम वगैरह शामिल है। तो ग्रुप 1 एज अ कटाइन ये किसी भी एनाइन के साथ रेड करके सॉल्ट बनाए, कोई भी सॉल्ट बनाए, तो ग्रुप 1 के जो भी सॉल्ट बनेंगे वो तमाम के तमाम पानी में सोल्यूबल होंगे। सेकंड है अमोनियम सॉल्ट, जिसमें हमारे पास कटाइन अमोनियम होगा और एनाइन कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो अमोनियम आयन किसी भी एनाइन के साथ रेड करके सॉल्ट बनाएगा तो वो पानी में सोल्यूबल होगा। तो नाइट्रेट्स के आयन, ग्रुप 1 के कैटाइन और अमोनियम के सॉल्ट, ये तमाम के तमाम पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो नाइट्रेट तमाम के तमाम सोल्यूबल होते हैं। एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट, जिंक NO3 होल ट्वाइस। ग्रुप 1 के सॉल्ट जैसे लिथियम फ्लोराइड, Na2SO4, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं ये तमाम के तमाम पानी में सोल्यूबल होते हैं। दूसरा रूल है हमारे पास क्लोराइड के जितने भी सॉल्ट हैं वो तमाम पानी में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन अगर वो सिल्वर, लेड और मरकरी के साथ क्लोराइड के सॉल्ट बने तो वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते। और सल्फेट भी तमाम के तमाम पानी में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये भी बेरियम, स्ट्रोंटियम Sr+2, कैल्शियम और लेड, अगर इनके साथ सल्फेट सॉल्ट बनाएगा तो वो पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे। इसके अलावा सल्फेट कोई भी है तो वो पानी में सोल्यूबल होगा। अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, एक्सप्लेन करें द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सोल्यूबल सॉल्ट बनाने का तरीका, प्रोसेस एक्सप्लेन करें यूजिंग टाइट्रेशन मेथड से। इंक्लूड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूड करें ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व, जो स्टेप आपने इन्वॉल्व हुए हैं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। टाइट्रेशन इज यूज टू प्रिपेयर सोल्यूबल सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बोथ रिएक्टेंट, जिसमें एसिड और बेस दो रिएक्टेंट जो वो पानी में सोल्यूबल हों।
दिस मेथड इंश्योर करता है प्रिसाइज स्टोइचियोमेट्रिक न्यूट्रलाइजेशन, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, और अवॉइड करेगा असेस रिएक्टेंट, और असेस रिएक्टेंट को अवॉइड होगा। द सॉल्ट मस्ट बी सॉल्युबल विद नो गैसियस बाय प्रोडक्ट, जो सॉल्ट बनेगा वो पानी में सॉल्युबल होगा और उसका कोई भी गैसियस प्रोडक्ट नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते हैं कि जब HCl NaOH के साथ ऐड करेगा तो ये बनाएगा NaCl, और ये दोनों एक्वा सोल्यूशन है, दोनों पानी में सॉल्युबल होते हैं, और इसके साथ जो सॉल्ट बनेगा वो भी पानी में सॉल्युबल होगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें कोई गैस एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसे हैं। पहले प्रिपरेशन करते हैं। एक पिपेट लें 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH सोल्यूशन, और उसे इनटू अ कोनिकल फ्लैस्क, उसे कोनिक फ्लैस्क में डाल दें। उसमें ऐड करें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ फिनोफैथलीन। फिनोफैथलीन एक इंडिकेटर है, वो है, उसमें डाल देंगे तो पिंक होता है उसका कलर इन बेस, और कलरलेस होता है वो एसिड में। टाइट्रेशन करेंगे। फिल अ ब्यूरेट विद द स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन, ब्यूरेट को स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन से प्रिपेयर करेंगे हम। स्लोली ऐड HCl, उसमें स्लोली HCl डाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने NaOH का सोल्यूशन बनाया। यहाँ पे एसिड सोल्यूशन लिखा हुआ है, एसिड सोल्यूशन भी बना सकते हैं। एसिड में फिनोफैथलीन डाल के उसमें बेस ऐड कर दें, या बेस में फिनोफैथलीन डाल के उसमें एसिड डाल दें, तो डेट्स नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं बेस का सोल्यूशन बनाया है और HCl में इसको डाला, तो यहाँ पे हम बेस का सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा ड्रॉपर से फिनोफैथलीन डालेंगे और ब्यूरेट से उसमें हम एसिड डालेंगे। तो जब उसमें HCl डालते जाएंगे, तो हमने बेस का सोल्यूशन बनाया था और उसमें ब्यूरेट से HCl डाल रहे हैं, तो रिकॉर्ड करेंगे एग्जैक्ट HCl का वॉल्यूम। लेट्स सपोज HCl का वॉल्यूम है 22.5 सेंटीमीटर क्यूब। फिर न्यूट्रलाइजेशन होगी विदाउट इंडिकेटर कि 22.5 सेंटीमीटर क्यूब HCl जो होगा वो 25 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने लिया NaOH उसके साथ मिक्स करेंगे, फ्लैश को क्लीन करेंगे, और लास्ट में हीट करेंगे मिक्सचर को ग्रेजुअली, लास्ट में उसे हीट कर देंगे। अवेपोरेट द सोल्यूशन एवेपोरेटिंग डिश अंटिल द क्रिस्टल फॉर्म, यहाँ से उसे हीट करेंगे, तो वो तब तक हीट करते रहेंगे जब तक पानी सारा एवेपोरेट नहीं कर जाता। जब पानी सारा एवेपोरेट कर देगा, लास्ट में आपके सॉल्ट के क्रिस्टल बन जाएंगे। फिर ऐसे कूल द सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर 24 आवर एंड फिल्टर एंड ड्राई क्रिस्टल बिटवीन द फिल्टर पेपर। और अगर आपका सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन फिर भी बच गया है, थोड़ा लिक्विड है, तो आप उसे कूल करें 24 आवर में, फिर उसे फिल्टर कर लें, तो ड्राई क्रिस्टल बिटवीन फिल्टर पेपर से आपको आपका सॉल्युबल सॉल्ट मिल जाएगा। तो याद रखें प्रिसीशन, टाइट्रेशन अचीव करता है एग्जैक्ट एसिड बेस इक्विवेलेंस 100%। इंडिकेटर फिनोफैथलीन फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो प्योरिटी में ओमिट करें इंडिकेटर इन फाइनल रिएक्शन ताकि आप कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट that make them solid at standard temperature pressure and have high melting point। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट को डिस्कस करें जिसकी वजह से सॉलिड में रहता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस क्वेश्चन के लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को काइंडली देख लीजिएगा, इसी वीडियो की टाइम स्टैम्प पे इसे क्लिक करें तो ये आ जाएगा। तो इसके नोट्स अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में लिख सकते हैं, उससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लेते हैं। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, ड्यू टू क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। और इस लैटिस स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। तो आयनिक बॉन्ड देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, जिससे वो बनाते हैं NaCl, जिसमें कैटाइन और अनाइन आपस में मिलकर बना देते हैं NaCl। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो मेटल जो होता है हमारा वो कैटाइन बन जाता है और नॉन मेटल हमारा अनाइन बन जाता है, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से आपस में जुड़ के सॉल्ट बना जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो है आयनिक बॉन्ड, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दूसरा लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आयन फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल। जब NaCl बनता है तो इसके जो गैसियस आयन है जब NaCl बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जो NaCl के लिए सिर्फ 787 किलो जूल पर मोल है। तो हाई चार्ज डेंसिटी होती है जिसके और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक आयनिक बॉन्ड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2852। इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वो क्यों कि मैग्नीशियम के ऊपर
पॉजिटिव 2 चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज है -2। तो हाई चार्ज डेंसिटी भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अमोनिशियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और सोडियम के पॉजिटिव चार्ज होता है +1 और क्लोरीन का होता है -1। चार्ज डेंसिटी उसके मुकाबले में हाफ है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर भी हाई है, लेकिन इसके मुकाबले में कम है, और वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे देखा जाए वो एनर्जी की मकदार बहुत ज़्यादा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो थर्मल एनर्जी होती है ये बहुत ही कम होती है, इनसुफिशेंट होती है, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके और उनको मेल्ट कर सके। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मेल्ट नहीं होते। और कोवलेंट कंपाउंड देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब्लाइम हो जाते हैं एट लो टेम्परेचर, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ही वीक वंडर वॉल फोर्सेज है। इसलिए बहुत स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये गैसेस फॉर्म में है और आयनिक कंपाउंड हमारे सॉलिड फॉर्म में है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि आयनिक सॉल्ट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, नॉर्मली 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। और कोवलेंट बॉन्ड में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, नॉर्मली 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, आयनिक सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये कम से कम 600 या उससे ज़्यादा किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं जब बॉन्ड बनते हैं। इतनी ऐसे ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि उसका बॉन्ड टूटे और वो मेल्ट हो। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड का देखा जाए तो नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड की जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है जब वो बनते हैं, वो 100 से सिर्फ और 400 किलो जूल पर मोल है। इस लो वैल्यू होने की वजह से वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैस फॉर्म में होते हैं, और ये हाई वैल्यू होने की वजह से रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब करें सॉल्युबिलिटी रूल फॉर सॉल्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सेप्शन फॉर क्लोराइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। दिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी रूल हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 में बहुत तफसील से एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। काइंडली इसी वीडियो की टाइम स्टैम्प पे 6.1 पे क्लिक करें और इसको देख लें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने रूल को बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है। सिंपल ग्रोथ यहाँ भी कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी रूल है ओवरव्यू। नाइट्रेट जो है, जितने भी नाइट्रेट हैं वो तमाम के तमाम पानी में सोलुबल होते हैं। नाइट्रेट का कोई भी सॉल्ट हो वो वाटर सोलुबल होता है। ग्रुप 1 का कोई भी सॉल्ट हो, ग्रुप 1 का कोई भी सॉल्ट हो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तमाम पानी में सोलुबल होते हैं। और अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो वो तमाम पानी में सोलुबल होते हैं। लेकिन अगर क्या है कि एक्सेप्शन केस क्लोराइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का एक्सप्लेन करें। क्लोराइड के सॉल्ट पानी में सोलुबल होते हैं, लेकिन क्लोराइड जब सॉल्ट बनाता है सिल्वर, लेड या मरकरी के साथ, तो सिल्वर, लेड और मरकरी के जो सॉल्ट हैं क्लोराइड के, वो पानी में सोलुबल नहीं होते। इस सल्फेट के भी तमाम सॉल्ट तकरीबन पानी में सोलुबल होते हैं, लेकिन सल्फेट जब सॉल्ट बनाता है बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम या लेड के साथ, तो इनके साथ जब सॉल्ट बनाता है सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या लेड सल्फेट, तो ये सॉल्ट पानी में सोलुबल नहीं होते। जनरली इनसोलुबल जो सॉल्ट सोलुबल नहीं होते, तो कार्बोनेट्स पानी में इनसोलुबल होते हैं। कार्बोनेट के सॉल्ट पानी में सोलुबल नहीं होते सवाए ग्रुप 1 और अमोनियम के। ग्रुप 1 और अमोनियम के जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रुप 1 और अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो तमाम पानी में सोलुबल होते हैं। अगर वो कार्बोनेट के साथ हों तब भी सोलुबल होंगे, लेकिन इनके अलावा जो कार्बोनेट के सॉल्ट हैं वो पानी में सोलुबल नहीं होते। और हाइड्रोक्साइड इनसोलुबल होता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड पानी में हल नहीं होता। लेकिन जब ये अमोनियम, कैल्शियम, बेरियम के साथ सॉल्ट बनाता है, ठीक है, अमोनियम, कैल्शियम या बेरियम के साथ सॉल्ट बनाता है, तो वो सॉल्ट स्लाइटली सोलुबल होते हैं। लिहाजा होल जो हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट हैं वो नॉर्मली इनसोलुबल होते हैं। अब एक्सेप्शन एक्सप्लेन करते हैं। क्लोराइड में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, ये इनसोलुबल होता है। क्यों इनसोलुबल होता है? क्योंकि इसकी बड़ी हाई लैटिस एनर्जी होती है। Ag का बहुत स्मॉल आयन का साइज होता है और इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से ये पानी में हल नहीं होता। रिएक्शन देखें, AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट बनाता है, AgNO3 नाइट्रेट का सॉल्ट है, ये सोलुबल है, एक्वा सोल्यूशन लिखा हुआ है। NaCl एक्वा सोल्यूशन, ये दोनों सोलुबल हैं। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgCl बन जाता है। AgCl की बहुत हाई लैटिस एनर्जी है इस, और ये पानी में सोलुबल नहीं होता। लेकिन सोडियम नाइट्रेट पानी में सोलुबल होता है। कार्बोनेट में देख लेते हैं। कार्बोनेट पानी में हल नहीं होते क्योंकि हाई चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वाटर का जो O- और H+ वो जितनी मर्जी फोर्स लगाएं वो कार्बोनेट को उसके सॉल्ट से अलहदा नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोक्साइड को देख लेते हैं। FeOH23 ये पानी में हल नहीं होता क्योंकि OH फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल,
जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं, जैसे आयरन भी हमारा ट्रांजिशन मेटल है, इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पानी इस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाता, जिस वजह से OH जो आयन है, ये एफ जो OH के जो सॉल्ट हैं किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ, वो पानी में हल नहीं होते। अब हम की पॉइंट देख लेते हैं। अनाइन में क्लोरीन ये सोलूबल होते हैं लेकिन सिल्वर और लेड के साथ नहीं होते। एग्जाम्पल है इनसोलूबल सॉल्ट की सिल्वर क्लोराइड। कार्बोनेट इनसोलूबल होते हैं लेकिन ये ग्रुप 1 के साथ सोलूबल होते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। और हाइड्रोक्साइड OH ये भी इंसोलूबल होते हैं। एक्सेप्शनल केस है कि ग्रुप 1 के साथ सोलूबल होते हैं, अदरवाइज ये इंसोलूबल होते हैं। और इसके इंसोलूबल सॉल्ट की एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड Cu है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन करें व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव लैटिस स्ट्रक्चर एंड हाउ दिस लैटिस स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड को हम बहुत तफसील से एक्सप्लेन करके हैं। इसी वीडियो के टाइम स्टैम्प पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे क्लिक करके देख लीजिएगा और इसके नोट्स आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इसके साथ अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। वाई लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म, आयन अरेंज इन रिपीटेड 3D पैटर्न, आयन 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं टू मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को मैक्सिमम कर सकें और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकें। इस कॉन्फ़िगरेशन से वो अचीव कर लेते हैं लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, वो सबसे एक लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी रिलेशनशिप देखते हैं। एक है कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर में देखें हर सोडियम ने 6 क्लोरीन के साथ और हर क्लोरीन ने 6 सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर सोडियम के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 6 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बनाया और हर क्लोरीन ने ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया। तो इस एक आयनाइन कितने कैटायन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक कैटायन कितने अनायन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। और सीरियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेट नंबर है 8। लार्जर आयन अकोमोडेट मोर नेबर्स। और फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी वजह से ब्रिटलनेस आ जाती है। तो अप्लाइंग फोर्सेस करें तो लेयर शिफ्ट हो जाती हैं, कॉजिंग लाइक 4 रिपल्शन, जैसे 4 रिपल्शन होती है जो ये फ्रैक्चर हो जाता है। तो सॉल्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो सॉल्ट फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो टूट ही जाता है और सॉल्ट में ब्रिटलनेस आ जाती है। इसके अलावा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है हाई एनर्जी टू ब्रेक, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसे तोड़ने के लिए। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है 2852 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो टूटते नहीं है और जिससे उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड में आयन फिक्स होते हैं। यहाँ पे देखें जितने भी सोडियम में क्लोराइड के आयन है ये तमाम के तमाम, ये क्रिस्टल लैटिस है, तमाम के तमाम फिक्स है, कोई आयन मूव नहीं कर रहा, जिस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में या डिजॉल्व स्टेट में आयन मोबाइल होते हैं और वो कंडक्टर बन जाते हैं। मोल्टन स्टेट में सोडियम लैदा हो जाता है, क्लोरीन लैदा हो जाता है, तो ये आयन स्टेट में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तो सोडियम नेगेटिव कैथोड और जो क्लोरीन है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाते हैं। और एक्वा सोल्यूशन में ये पानी में डिजॉल्व होते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो सोडियम नेगेटिव इलेक्ट्रोड और क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। सॉल्युबिलिटी ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पे। जैसे NaCl ये सोलूबल होता है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेज से कम होती है, इसलिए फोर्सेज ये सोलूबल होता है। लेकिन कैल्शियम सल्फेट इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, और पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में इसकी फोर्सेज ज़्यादा होती हैं। पानी सॉल्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये पानी में इनसोलूबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी इसकी डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी वर्सेस लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, इनसोलूबल हो जाएगा। लेकिन लैटिस एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा या उसके इक्वल होगी, तो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी होती है पानी में, पानी कितनी फोर्स लगा रहा है उसको अपने अंदर डिजॉल्व करने के लिए, और लैटिस एनर्जी कहती है कि बॉन्ड बनने में इनके बॉन्ड के दरमियान कितनी फोर्स है, जिसे कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से जो पैदा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैटिस स्ट्रक्चर से जो फोर्स पैदा हो रही है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन की हम करते हैं चार्ज कितना है और उसका डिस्टेंस कितना है आयन से।
यानी कि यहाँ पे चार्ज कितना है, जैसे सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का क्लोरीन के साथ डिस्टेंस कितना है, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लें कि डायमंड कोवलेंट लैक्टेस है, इज हार्ड बट नॉट कंडक्टिव, और ग्रेफाइट कंडक्ट करता है ड्यू टू डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो डायमंड बहुत ज्यादा कोवलेंट लैक्टिस है, इतना स्ट्रॉन्ग लैक्टिस बनाया होता है, एक तो वो हार्ड बहुत होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और ग्रेफाइट में डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब करें प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट यूजिंग एन एसेस ऑफ एन इनसोल्यूबल कार्बोनेट एंड प्रोवाइड करें एन एग्जांपल रिएक्शन। सोल्यूशन देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट बनाएंगे हम एग्जांपल के तौर पे फ्रॉम कॉपर 2 कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट लिया, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन होकर बनेगा कॉपर सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देखते हैं कि ऐड करेंगे एसेस सॉलिड कॉपर कार्बोनेट, और किसमें ऐड करेंगे, डिल्यूट H2SO4 में इन अ बीकर, और ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे CO2 गैस रिलीज होती है, और कंटिन्यू करेंगे अंटिल नो बबल फॉर्म। ये रिएक्शन उस वक्त तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक गैस निकलना बंद ना हो जाए। गैस निकलना बंद हो जाएगी इसका मतलब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सेपरेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे मिक्सचर को थ्रू फिल्टर पेपर, जिसकी वजह से जो अनरिएक्टेड कॉपर कार्बोनेट और इम्प्योरिटीज है वो हमारी पीछे बच जाएंगी, और बाद में फिल्ट्रेट कर देंगे सोल्यूशन को कॉपर SO4 सोल्यूशन। फिर हम प्योरीफाई करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फिल्ट्रेट को एक एवेपोरेटिंग डिश में, और उसको उस वक्त तक हीट करते रहेंगे जब तक उसका 60% वॉल्यूम ना बच जाए, या कि सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। फिर उसको हम कूल करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर क्रिस्टलाइजेशन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिस्टल हो जाएगा। फिर हम फिल्टर कर लेंगे क्रिस्टल को और वॉश कर लेंगे विद आइस कूल वाटर, और उसको ड्राई कर लेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्ट बचेगा वो होगा कॉपर 2 सल्फेट का प्योर सॉल्ट। की पॉइंट देखते हैं, वाई असेस कार्बोनेट, इंश्योर करें कंप्लीट एसिड न्यूट्रलाइजेशन और अवॉइड करें एसिडिक इम्प्योरिटीज को। तो वाई इंसोल्यूबल रिएक्टेंट, सिंप्लीफाई सेपरेशन कर देंगे विया फिल्ट्रेशन, जो इंसोल्यूबल रिएक्टेंट है उनको फिल्ट्रेशन से हम अलग कर देंगे। यील्ड की कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल यील्ड बेस करेगी ऑन H2SO4 यूज्ड, और एक्चुअल यील्ड जो होगी वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में 85 से 90% होगी, क्योंकि कुछ क्रिस्टल हमारा लॉस हो गया होगा। अब हम करेंगे थिंक टैंक के क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन 1 है, डिजाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट टू मेक मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल। मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल बनाने हैं आपने विद सूटेबल रिएक्टेंट, किसी भी सूटेबल रिएक्टेंट के साथ। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग अ मैग्नीशियम मेटल और मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करें आप H2SO4 को, या मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप रिएक्ट करें H2SO4 को, दोनों सूरतों में आप मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल बना सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, दो तरह से हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं। Magnesium is above hydrogen in the reactivity series, allowing it to display hydrogen from acid. एक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, इस वजह से मैग्नीशियम जो है ये हाइड्रोजन को धक्का दे के उसकी जगह खुद आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एक्शन करवा देगा। अगर हम प्योर मेटल मैग्नीशियम लें या मेटल मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों सूरतों में ये हाइड्रोजन को निकाल देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के मुकाबले में एक्टिवेट सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है। एक्टिवेटेड सीरीज को समझने के लिए आप केमिस्ट्री क्लास 10 अपनी बुक का ही चैप्टर नंबर 4 का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इसी प्लेलिस्ट में दिया गया है, काइंडली वो देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और बहुत से पूरे चैप्टर को बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। काइंडली इसको जरूर देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। इस डायग्राम में हमने प्रोसेस को एक्सप्लेन भी किया है, देख सकते हैं हम। स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे, उसे क्लीन कर देंगे सैंड पेपर से, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, एक बीकर ले लेंगे 250 मिलीलीटर का, ग्लास रॉड, फिल्टर फनल, फिल्टर पेपर, एवेपोरेटिंग डिश, बंसन बर्नर और सेफ्टी गॉगल और ग्लव्स ले लेंगे। प्रोसीजर में रिएक्शन देखें, ऐड करेंगे 50 ml डिल्यूट H2SO4 को बीकर में और स्लोली ऐड करेंगे 1 ग्राम मैग्नीशियम पीस एसेस अंटिल द एफरवेसेंस स्टॉप हो जाएगी, या कि CO2 गैस निकलना बंद हो जाएगी। केमिकल टेस्ट में कंफर्म करेंगे H2 गैस विद पॉप टेस्ट, इग्निशन टेस्ट से। फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर टू रिमूव अनरिएक्टेड मैग्नीशियम। यहाँ पे देख सकते हैं हम फिल्टर करेंगे। यह पे डायग्राम कॉपर ऑक्साइड के लिए है, लेकिन आप इसे मैग्नीशियम मेटल के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपर की जगह मैग्नीशियम डाल दें, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो फिल्ट्रेट में मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन, फिर हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे, हीट करेंगे फिल्ट्रेट इन एवेपोरेटिंग डिश अंटिल सैचुरेटेड सरफेस फॉर्म हो जाएगी क्रिस्टल की, और फिर कूल कर लेंगे उसे रूम टेम्परेचर पे।
तो फिल्ट्रेट कर देंगे क्रिस्टल को और ड्राई कर लेंगे बिटवीन फिल्टर पेपर में। फिर हम करेंगे प्योरिफिकेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन बाय डिसॉल्विंग क्रिस्टल इन मिनिमम हॉट वाटर और फिल्टरिंग व्हाइल हॉट एंड कूलिंग। दोबारा क्रिस्टल को पानी में डिसॉल्व करके आप दोबारा फिल्टर कर सकते हैं, थोड़ा गर्म करके और दोबारा ठंडा करेंगे तो आपको प्योर मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। की पॉइंट में इंश्योर करेंगे हम कंप्लीट एसिड न्यूट्रलाइजेशन हुई है। सेफ्टी देखेंगे जब ऐड करेंगे मैग्नीशियम को स्लोली, क्योंकि ये बहुत ही वाइग्रेस रिएक्शन है, तो इसमें फ्यूम बनते हैं H2 गैस के, जो बहुत ही फ्लेमेबल गैस है। जो यील्ड होगी वो हाइड्रेटेड क्रिस्टल होंगे, यानी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7H2O मॉलिक्यूल के हाइड्रेटेड क्रिस्टल होंगे, जिसे हम कहते हैं एप्सम सॉल्ट्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिजाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने बनाना है पोटेशियम सल्फेट के क्रिस्टल यूजिंग टाइट्रेशन मेथड। तो टाइट्रेशन एक आइडियल होता है प्रिपेयरिंग सॉल्युबल सॉल्ट फॉर एसिड एंड अल्कलाई। एसिड और बेस के रिएक्ट करवा के हम सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, इसके लिए टाइट्रेशन हमारे पास एक आइडियल मेथड है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड एज अ एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 रिएक्ट करेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना देगी पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और साथ में लिक्विड H2O। स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। मटेरियल हमें चाहिए होंगे स्टैंडर्ड KOH 0.5 मोलर ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं 0.25 मोलर। कम मोलैरिटी से हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लैश ले लेते हैं, फेनोफेथिलीन ले लेते हैं एज अ इंडिकेटर और एक एवेपोरेटिंग डिस्क ले लेते हैं। प्रोसीजर में हम टाइट्रेशन करेंगे। पिपेट में हम 25 सेंटीमीटर क्यूब KOH डालेंगे इनटू कोनिकल फ्लैश। नंबर 2 ड्रॉप हम डाल देंगे फिनोफेथिलीन, जिसका कलर पिंक होता है बेस में और ये कलरलेस होती है एसिड में। फिल्टर करेंगे ब्यूरेट को विद H2SO4, फिर टाइट्रेट करेंगे अंटिल कलर चेंज टू कलरलेस। जब हमने फिनोफेथिलीन डाली थी KOH में, तो KOH बेस थी, जिसका कलर होगा पिंक। जब इसमें H2S डालते जाएंगे, जैसे ही एसिडिक मीडियम होगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम हम रिकॉर्ड कर लेंगे फाइनल में कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम लेट्स सपोज हमारा आ गया 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम न्यूट्रलाइजेशन में 12.5 सेंटीमीटर क्यूब H2SO4 ये रेड करेगा 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ QH विदाउट इंडिकेटर इन अ क्लीन बीकर में। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, अवेपोरेट करेंगे सोल्यूशन को स्लोली अंटिल क्रिस्टलाइजेशन बिकम हो जाएगी, और बाद में हम उसे कूल करेंगे, फिल्टर करेंगे और ड्राई कर लेंगे, तो हमारे पास प्योर पोटेशियम सल्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट दैट आर ऑलवेज सोल्युबल। तो सोल्युबिलिटी रूल इंडिकेट द सॉल्ट बिहेवियर इन वाटर। सोल्युबिलिटी रूल हम शॉर्ट में भी और कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.1 में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। तो यूनिवर्सल सोल्युबल कैटेगरीज है कि नाइट्रेट्स जो होते हैं, तमाम नाइट्रेट हमेशा वो कटाइन, कोई भी कटाइन हो, तमाम नाइट्रेट के जो सॉल्ट्स हैं वो पानी में सोल्युबल होती है। सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, तमाम के तमाम। ग्रुप 1 के जो भी सॉल्ट है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम, ये कटाइन होंगे। इनके साथ एनाइन कोई भी हो, तो ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो तमाम के तमाम पानी में सोल्युबल होंगे, जैसे KCl, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम फास्फेट। तो नाइट्रेट ग्रुप 1 के सॉल्ट्स और अमोनियम के सॉल्ट भी। तीसरा पॉइंट मैंने पूछा नहीं, मैंने सिर्फ 2 पूछे थे तो मैं 2 लिखे हैं। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए कि अमोनियम के सॉल्ट भी तमाम के तमाम पानी में सोल्युबल होते हैं। एविडेंस ले लें, लेड NO3 होल ट्वाइस ये सोल्युबल होता है, और Pb+2 आयन फॉर्म बनते हैं, और इनसोल्युबल क्लोराइड्स, और क्लोराइड भी इनसोल्युबल होते हैं। 3 किस्म के टाइप से सॉल्ट हमेशा पानी में सोल्युबल होंगे। एक है नाइट्रेट के सॉल्ट, ग्रुप 1 के सॉल्ट और अमोनियम के सॉल्ट, ये हमेशा पानी में सोल्युबल होंगे। क्वेश्चन 4 है, हाउ कुड यू प्रिपेयर प्योर ड्राई सैंपल ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 सल्फेट का प्योर ड्राई सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर आपको दिया जाए कॉपर 2 कार्बोनेट। तो कॉपर 2 कार्बोनेट ये इनसोल्युबल है, ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कॉपर 2 कार्बोनेट इनसोल्युबल है, इसलिए यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है। ये H2SO4 सोल्यूबल एक्वा सोल्यूशन H2SO4 से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा कॉपर सोल्यूबल एक्वा सोल्यूशन सोल्यूबल कॉपर 2 सल्फेट, ठीक ना। और असेस कार्बोनेट इंश्योर कंप्लीट एसिड न्यूट्रलाइजेशन, और इसे जो हम कार्बोनेट असेस में डालेंगे ताकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और कॉपर सल्फेट। इसके साथ हमारे पास वाटर लिक्विड और CO2 गैस रिलीज होगी। तो हमें दिया गया है कॉपर कार्बोनेट CO3 और हमने बनाना है कॉपर 2 सल्फेट। इनके कलर भी आप देख सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में होता है। रिएक्शन देखते हैं। एड असेस कॉपर कार्बोनेट पाउडर टू 20 ml dilute solution of H2SO4 in beaker,
फिर उसको स्टिल करें हत्ता के CO2 गैस बनना बंद हो जाए। CO2 गैस बनना बंद हो गई, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फिल्टर करें मिक्सचर को और जो एक्सेस कॉपर कार्बोनेट है उसको आप रिमूव कर लें, और फिल्ट्रेट को का सोल्यूशन जो होगा वो कॉपर सल्फेट ब्लू होगा। ये फिल्ट्रेट का सोल्यूशन जो होगा आपके पास ब्लू होगा, कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी होंगे। फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, हीट करेंगे फिल्ट्रेट को इन एवेपोरेटिंग डिस्क अनटिल कि वो सैचुरेटेड हो जाए। फिर कूल करेंगे टू फॉर्म क्रिस्टल। बाद में ड्राइंग कर लेंगे, फिल्टर करेंगे क्रिस्टल को और वॉश करेंगे विद कूल वाटर, और बाद में ड्राई कर लेंगे बिटवीन द फिल्टर पेपर। की पॉइंट देखें, असेस कॉपर कार्बोनेट ये प्रिवेंट करेगा एसिडिक इम्प्योरिटीज को, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। क्रिस्टल हाइड्रेट होगा, ये कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 वाला बनेगा और ये ब्लू कलर का बनेगा, क्योंकि उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए हुए हैं। इसमें हमारे पास ब्लू क्रिस्टल बनेगा। और प्योरिटी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, पीएच टेस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि नो रेजिडुअल एसिड मौजूद है। अब इसमें जब हम पीएच चेक करेंगे, पीएच न्यूट्रल आएगी 7 आएगी, तो कंफर्म हो जाएगा इसमें कोई भी एसिड मौजूद नहीं है, ये हमारा प्योर सॉल्ट है। वट वुड यू एड टू dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक कॉपर 2 सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड में अब क्या चीज डालेंगे कि तो कॉपर 2 सल्फेट बनेगा। अभी लास्ट में भी सल्फ्यूरिक एसिड में कॉपर कार्बोनेट डाल के हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया था। तो कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड। कॉपर मेटल dilute एसिड से रिएक्ट नहीं होता बिकॉज बिलो H रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक्सप्लेन करके हैं, उसमें हाइड्रोजन कॉपर मेटल से नीचे है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा। हमें कॉपर के कंपाउंड यूज करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड लेंगे तो H2SO4 से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना देगा साथ वाटर। कॉपर कार्बोनेट H2SO4 के, ये था कॉपर ऑक्साइड। फिर कॉपर कार्बोनेट जो लास्ट एक्सपेरिमेंट में कर गए हैं, ये H2SO4 रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल CO2 गैस रिलीज करेगा। इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है CuOH ट्वाइस, ये एसिड H2SO4 रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कॉपर के हम ऑक्साइड ले सकते हैं, कार्बोनेट्स ले सकते हैं और हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ताकि हम कॉपर 2 सल्फेट बना सकें। इसमें रिकमेंडेड मेथड है कि यूज करें कॉपर ऑक्साइड, ऐड करें असेस कॉपर ऑक्साइड पाउडर टू dilute H2SO4 और स्टिल करें कि अनटिल ब्लैक सॉलिड डिजॉल्व हो जाए। फिर फिल्ट्रेट कर लें, फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन कर दें, एवेपोरेट करें फिल्ट्रेट को टू ऑब्टेन क्रिस्टल। तो वाई नॉट कॉपर मेटल। कॉपर मेटल हमने बताया रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो कॉपर H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। एडवांटेजेस क्या है, हम कॉपर ऑक्साइड को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, जो बाकी है कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसे क्यों नहीं प्रेफर कर रहे। कॉपर को ऑक्साइड का फायदा है कि नो गैस प्रोडक्शन, कोई गैस खतरनाक गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, ये सेफर है और इजीली प्योरीफाई हो सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में कॉपर कार्बोनेट जो होता है ये CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम हमारे पास प्रेफर मेथड हमने यूज किया था कॉपर ऑक्साइड। थैंक यू माय फ्रेंड्स। काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह ताला हम उस पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।